प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 8 शीर्षक कन्यादान लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि हैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि ऋतुराज। बच्चों, कन्यादान शब्द से तो आप जरूर परिचित होंगे। कन्यादान विवाह की एक महत्वपूर्ण विधि होती है जिसमें माता पिता पूर्णतः आश्वस्त होकर अपनी बिटिया का हाथ उसके लिए योग्य वर के हाथों में सौंपते हैं, यानी पुत्री का संपूर्ण जीवन उसके लिए तलाशे गए योग्य वर को समर्पित करते हैं। तो बच्चों, कन्यादान विवाह की एक अति महत्वपूर्ण विधि है। और अगर हम व्याकरण की दृष्टि से कन्यादान शब्द को देखें तो कन्यादान यानी कन्या का दान, जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चों, इस कविता के भावार्थ को समझने से पूर्व हम इसके कवि ऋतुराज के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। साहित्यिक परिचय: उनके अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। पुरस्कार: उन्हें अब तक सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्यिक विशेषताएं: कवि ऋतुराज ने मुख्य धारा से अलग हटकर समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण हुआ है। उनका काव्य अपने आसपास की रोजमर्रा जिंदगी में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भरपूर निगाह डालता है। और बच्चों, आज की हमारी जो कविता है कन्यादान, इसमें भी माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़े जाते हैं वे कोरे आदर्शों के बंधन होते हैं। स्त्रियों की कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। अतः इस कविता में कवि ऋतुराज ने कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की है। बच्चों, इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का वाचन करते हैं एवं इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। कविता का वाचन: कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बच्चों, इन पंक्तियों में प्रामाणिक शब्द का अर्थ है वास्तविक या यथार्थ, पूंजी धन, सयानी समझदार, आभास एहसास, पाठिका पढ़ने वाली या अध्येता। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने बेटी के कन्यादान के समय एक माँ के हृदय की व्यथा एवं उसकी चिंता का सजीव चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि बेटी के कन्यादान के समय माँ का व्यथित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक जिस बेटी का उन्होंने इतने नाजों से लालन पालन किया है उस पर दुख की एक छाया तक ना पड़ने दी। आज उसी पुत्री को, आज उसी कलेजे के टुकड़े को
वह किसी और को सौंपने जा रही है, तो उस समय एक माँ के हृदय की व्यथा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। माँ को ऐसा लगता है कि वह अपनी बेटी नहीं बल्कि अपने जीवन भर की पूंजी, अंतिम पूंजी, वह किसी और को सौंपने जा रही है। बच्चों, माँ अपने सभी संस्कारों को अपनी बेटी में भरती है और अब बेटी तो माँ की ही छाया कहलाती है, माँ की परछाई होती है बेटी। माँ अपने सुख दुख को अपनी बेटी के साथ ही हमेशा साझा करती है। इसलिए तो कन्यादान के समय माँ को ऐसा लगता है कि बिटिया के जाने के बाद अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, उसके जीवन भर की पूंजी को वह किसी और को सौंपने जा रही है। और आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यानी लड़की बड़ी तो हो गई है, विवाह के लायक उसकी उम्र हो गई है, किंतु अभी वह इतनी समझदार नहीं है कि जीवन के कठोर पक्ष को, स्वार्थी समाज के छल कपट को समझ सके। अर्थात दुनियादारी की समझ उसे अभी नहीं थी। उसने अभी तक घर के बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं था, अतः उसे जीवन की जटिलताओं की समझ अभी नहीं थी। उसका जीवन अभी तक अपने घर परिवार में बीता था, इस कारण से वह केवल खुशियां मनाना जानती थी। उसे अभी दुखों को समझना नहीं आता था। कह सकते हैं हम कि उसे अभी जीवन की परेशानियों का सामना करना आता ही नहीं था। दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। कवि यहाँ कह रहे हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी अभी घर के बाहर की दुनिया के लिए उसके लिए एक धुंधली तस्वीर के तरह थी। विवाह के समय बेटी को घर गृहस्थी के सुखमय पक्ष का एहसास था, किंतु वैवाहिक जीवन के कठोर पक्ष, जो कठिनाइयाँ होती है, उसके ऊपर उसका अभी ध्यान नहीं गया था। यानी वह विवाह के पश्चात की सुखमय जीवन की कल्पना तो वह कर रही थी, किंतु वहाँ पर मिलने वाली जीवन की कठोर सच्चाइयाँ, जिम्मेदारियाँ, चुनौतियों से वह अभी अनभिज्ञ थी। केवल लोगों के मुख से सुने कुछ तर्कों और परंपरागत उक्तियों के माध्यम से वह अंदाजा लगा रही थी कि आगे विवाह उपरांत ससुराल में उसका जीवन कैसा होगा। तो माँ उसे यहाँ अपने अनुभवों के आधार पर सचेत कर रही है। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि इन पंक्तियों में एक माँ की चिंता व्यक्त हुई है अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन को लेकर। अब आगे की पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, क्योंकि अब वह पराये घर जा रही है, उसे अब वहाँ नए रिश्ते निभाने हैं। तो बच्चों, आगे की पंक्तियाँ, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रिझना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों, इन पंक्तियों में रिझना शब्द का अर्थ है खुश होना, भ्रम, दुविधा। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि अब तुम नए घर में जा रही हो, नए रिश्तों के बीच जा रही हो, तो तुम्हें जीवन को देखने के का अपना नजरिया अब बदलना होगा। तुम केवल अपने अक्स को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर हमेशा प्रसन्न मत होना और अपनी सुंदरता पर, अपने चेहरे पर घमंड मत करना, क्योंकि जिस प्रकार पानी में उभरी हुई परछाई का अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं होता, वह पानी की जो परछाई होती है वह अस्थायी नहीं होती है, क्योंकि जब पानी हिलता डुलता है तो परछाई बिगड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार तन की सुंदरता जो है वह बाह्य आकर्षण है। यह बाह्य आकर्षण, यह तन की सुंदरता कभी भी बदल सकती है। इसलिए तुम मन की शक्ति और स्वभाव की अच्छाई को स्थायी बना कर रखना, क्योंकि सांसारिक जीवन चलाने के लिए
सुंदरता से ज्यादा हमारे गुण काम आते हैं। आगे की पंक्तियों बच्चों, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ऋतुराज ने हमारे समाज की एक अत्यंत जटिल एवं कुकृत सामाजिक प्रथा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहा है कि माँ कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ यहाँ बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि तुम ससुराल में अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने नए रिश्तों की पूर्ण रूपेण सेवा करना, किंतु अपने आप को भी तकलीफ मत देना, अपने अस्तित्व को अपने कर्तव्यों के निर्वाह के बीच भूल मत जाना, अपना ध्यान भी रखना। चूल्हे की आग हमें रोटियां सेकने के लिए होती है, चूल्हे की आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। माँ यहाँ बेटी को सचेत कर रही है कि चूल्हे की आग में यानी कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो, कुछ भी ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो, फिर भी तुम अपना ध्यान रखना और हमेशा अपने मन को मजबूत बनाए रखना, और कभी भी कोई भी तुम्हें कुछ भी ऐसा कहे, कोई भी समस्या हो, लेकिन कोई भी गलत कदम मत उठाना और हमेशा अपने मन को मजबूत रखना। यहाँ बच्चों कवि माँ के माध्यम से समाज की सभी लड़कियों को, सभी बेटियों को सचेत कर रहे हैं कि कभी भी आत्मदाह का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्तियां बच्चों, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कवि यहाँ पर कह रहे हैं माँ के माध्यम से कि जो भी उपहार दिए जाते हैं, वस्त्र और आभूषण स्त्रियों को दिए जाते हैं, वह उपहार और जो वस्त्र आभूषण हैं वह स्त्रियों को बांधने के लिए दिए जाते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा दिए गए उपहार जो हैं वह केवल बहू को, बेटियों को बांधने के लिए दिए जाते हैं, और उन आभूषणों और वस्त्रों की चमक दमक में कई बार स्त्रियां अपना अस्तित्व भूल जाती है और शोषण तक को स्वीकार कर लेती है। ये आभूषण बेड़िया बनकर उसे परिवार के दायित्वों में कैद कर लेते हैं और स्त्रियों की स्वतंत्रता को उससे छीन लेते हैं। इसलिए माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि तुम इस वस्त्र और आभूषणों के बाह्य जाल के भ्रम जाल से मुक्त रहना और अपनी स्वतंत्रता को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखना। आगे की जो पंक्तियां हैं, इस कविता की अंतिम दो पंक्तियां बच्चों बड़ी ही सशक्त एवं सारगर्भित है। आप ध्यान दीजिएगा। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से माँ कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्वभाव से सरल, शालीन और कोमल बनी रहो। माँ यह चाहती है कि उसकी बेटी स्वभाव से सरल, शालीन और कोमल बनी रहे, क्योंकि यह स्त्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। किंतु इसके साथ ही इस स्वार्थी दुनिया को देखकर माँ यह भी चाहती है कि उसकी पुत्री दुर्बलता, कायरता एवं हीनता से कभी ग्रस्त ना हो, अन्याय एवं शोषण का विरोध करे। इसलिए माँ कहती है कि तुम अपने स्त्री होने पर हमेशा गर्व करना, किंतु अपनी कोमलता को कभी कमजोरी मत बनने देना। दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो बच्चों आपने देखा यह छोटी सी कविता कितना व्यापक भाव समेटे हुए है। तो आइए अब हम इस कविता के भाषा सौंदर्य पर चर्चा कर लेते हैं। कविता में खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य हो गई है। शैली संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और कन्यादान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यह छोटी सी कविता में कवि ऋतुराज जी ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की है। तो बच्चों यह था आपका आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको भली भांति समझ में आई होगी। तो अगली कक्षा में अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमेशा
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।